गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर फोर्थ जो कि मैं लूँगी आधा पेपर, उसमें हम स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। और पेपर फोर्थ का स्पेक्ट्रोस्कोपिक पार्ट जो है वो मैं लूँगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट जो यूनिट है, यानी इस पेपर की सेकंड यूनिट, वो है यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट, यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स। कंटेंट जो है सिलेबस का, वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिस पर पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, तो थोड़ी सी उसकी जानकारी लेंगे। क्या क्या टर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम आज जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि दीज आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स प्रोपेगेटेड फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस। ये तो हुई डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक वेव्स जो इसमें फर्स्ट टर्म है, वो क्या होती हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव जैसे आपने देखा होगा, साइन कर्व होता है, यानी ऐसा कर्व जो पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, फिर ज़ीरो, फिर ऊपर, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव। इस तरह से जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं साइन वेव्स। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैं, ये साइन वेव होती हैं, साइन वेव की तरह की इनकी शेप होती है, और ये हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इनका प्रोपेगेशन कैसा होता है, किस तरह से ये मूव करती हैं, वो होता है साइन वेव की तरह। एक साइन वेव को हम डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन से कि y इज़ इक्वल टू a साइन थीटा। y है डिस्प्लेसमेंट, a जो है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं, और थीटा जो है वो वेरी करता है 0 से लेकर 2 पाई रेडियंस तक। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें नाम में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वॉल्व है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिक भी होती हैं और मैग्नेटिक भी होती हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखने वाली ये रेडिएशंस, और प्रोपेगेट करती हैं ये साइन वेव की शेप में। कुछ टर्म्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे, कुछ आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं। वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होते हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं ये मैक्सिमम यूज़ होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो सबसे पहले लेते हैं कि वेव लेंथ, लेम्डा से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मालूम है कि जो वेव की लेंथ है वो मापी जाती है, वो हम इसको कहते हैं लेम्डा, कितनी लंबी वेव है। और वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होती है, एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो ये ध्यान रखना है एनर्जी से क्या रिलेशन है इनका। लेम्डा का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार यानी वेव नंबर, ये बराबर होता है 1 अपॉन लेम्डा के। तो क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो लेम्डा जितना ज़्यादा, वेव नंबर उतना ही कम। तो लेम्डा ज़्यादा यानी एनर्जी कम, तो एनर्जी जितनी कम उतना वेव नंबर कम है। तो वेव नंबर और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है, डायरेक्टली ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू बार के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम में जितनी वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होगी लेम्डा की। तो लेम्डा जितना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो एनर्जी का रिलेशन क्योंकि लेम्डा से उल्टा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट होगा, यानी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। अब इनका आपस में जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। न्यू बार तो मैंने अभी बताया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा, न्यू इंटू लेम्डा। फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है c के बराबर, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। साथ ही साथ वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? तो न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। वेव नंबर को अगर हम प्रकाश के वेग से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रीक्वेंसी आती है,
और वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो ये इसलिए दिए हैं रिलेशन कि इनको आप आपस में कन्वर्ट कर सको। आपको लैम्डा दिया है तो आप न्यू निकाल सको, न्यू बार निकाल सको। तो इस तरह से आपस में ये रिलेटेड हैं। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अभी तक आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ते आए हैं, तो टर्म्स भी आप लोगों को हिंदी में ध्यान होंगी। तो अब से आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जो टर्म्स हैं, जैसे मैंने यहाँ तरंग दैर्ध्य नहीं बोला, यहाँ मैंने वेव लेंथ बोला है, तो जो टर्म्स हैं एटलीस्ट वो आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एमएससी की बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है। आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में हिंदी में, उसमें मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मटेरियल आपको मिलेगा, जो बुक्स आपको अवेलेबल होंगी वो इंग्लिश में है। इसलिए एटलीस्ट जो टर्म्स हैं उनमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टर्म्स हिंदी में ना करके इंग्लिश की आप टर्म्स ध्यान रखिए। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आवृत्ति, और जो वेव नंबर जो है ये आपको आवृत्ति संख्या, और लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो तरंग दैर्ध्य। इस तरह से आपको ध्यान रखनी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक नेचर। ये आपको पता है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इनमें इनकी ड्यूअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। इनमें जो तरंग के गुण भी होते हैं और कण के गुण भी होते हैं। तो वेव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी। कहीं ये वेव की तरह बिहेव करती हैं, कहीं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। अब आते हैं हम रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम जो बात कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम जो उसका रेंज क्या होता है, क्या उसका कहाँ तक वो प्रसारित होता है। तो रीजन्स जो हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि जो इम्पोर्टेंट जो रेज़ हैं उनका रेंज आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 10 मीटर से लेकर 100 पिकोमीटर तक जा रहा है ये तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁻4 मीटर। बाकी आपको पता है। तो ये जो रेंज है 10 मीटर से लेकर 100 पिकोमीटर तक, ये वेवलेंथ की रेंज है। तो जैसे जैसे इस पिक्चर में आप राइट साइड की ओर जाएंगे, वैसे वैसे वेवलेंथ घट रही है। पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, तो लेफ़्ट से राइट की ओर वेवलेंथ घट रही है, इसलिए एनर्जी जो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ रही है। लेफ़्ट वाला पोर्शन बहुत कम एनर्जी का और हाई वेवलेंथ का, राइट वाला पोर्शन बहुत हाई एनर्जी का और लो वेवलेंथ का। तो लेफ़्ट से हम शुरू करते हैं। 10 मीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ जो है वो होती है NMR की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, उसके लिए इतनी एनर्जी की रेडिएशंस चाहिए, यानी बहुत ही कम एनर्जी की रेडिएशंस रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद आता है ESR रेंज, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। थोड़ी सी हायर एनर्जी है, वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में। और NMR और ESR का जो रेंज है 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच का, वो कहलाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। और हायर एनर्जी की ओर चलें तो आता है माइक्रोवेव रीजन, जो 1 सेंटीमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में है। इसके बाद और हायर एनर्जी IR की, 1 माइक्रोमीटर तक की रेंज। फिर इससे अधिक एनर्जी UV विजिबल रेंज 100 नैनोमीटर तक। फिर एनर्जी और ज़्यादा एक्सरेज़ की, और 100 पिकोमीटर से और ज़्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो होती हैं गामा रेज, हाईएस्ट एनर्जी की रेडिएशंस। अब ये जो अलग अलग एनर्जी की रेडिएशंस हैं, अगर ये किसी पदार्थ पर गिरती हैं तो उस पदार्थ में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। NMR में क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो
पदार्थ का, जो एलिमेंट का न्यूक्लियस है, उसका स्पिन जो है वो रिवर्स हो जाता है। आपको मालूम है 2 तरह की स्पिन होती हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो स्पिन का रिवर्सल हो जाता है अगर इतनी एनर्जी की रेडिएशंस उस पर गिरती हैं। तो ईएसआर में, जैसे एनएमआर में न्यूक्लियस की स्पिन का रिवर्सल होता है, ऐसे ईएसआर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन का रिवर्सल हो जाता है, यानी उल्टी हो जाती है स्पिन इतनी एनर्जी से। माइक्रोवेव रीजन में मॉलिक्यूल जो है उसका रोटेशनल लेवल चेंज होता है, यानी ओरिएंटेशन उसका चेंज हो जाता है अगर मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच की एनर्जी की रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है। तो इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस, आईआर रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल लेवल चेंज होता है। थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो वाइब्रेशनल लेवल चेंज होने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है। और अगर ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस दी जाएं यूवी या विजिबल रेंज की, तो वहाँ ये जो चेंज होता है, जो ट्रांजिशन होता है, वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाता है। अगर इस ट्रांजिशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, जैसे ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पर जाना, वो कहलाता है ट्रांजिशन। और एक्सरेज में क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी न्यूक्लियस के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनका ट्रांजिशन होता है क्योंकि उनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। और हाईएस्ट गामा रेज, हाईएस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन, इतनी इनकी एनर्जी होती, इतनी ज़्यादा होती है कि ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स को अफेक्ट करती है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है इतनी हाई एनर्जी की रेडिएशन से। तो ये था एक कंप्लीट रेंज स्पेक्ट्रम का, अलग अलग एनर्जीज़ का रेंज, उसके हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं रेडिएशंस को, और उन रेडिएशंस के कारण मॉलिक्यूल में या एटम में क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह का ट्रांजिशन होता है, ये हमने आज देखा। नेक्स्ट हम जो प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।